Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a very important topic, that is Congress Ministries, which have a tenure from 1937 to 1939. We already discussed that Government India Act 1935 was formed and the general elections for the provincial assemblies were held इन फरवरी मार्च 1937। 1935 का इंडियन एक्ट आइन बन गया तो फरवरी मार्च 1937 में इलेक्शंस हुए। द टोटल सीट्स वर 1771 ऑफ द प्रोविंशियल असम्बलीज ऑल अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। 1771 सीट्स थी पूरे बर सगीर में सूबाई असम्बलियों की। बोथ मेजर पार्टीज़ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस and other regional parties participated in the election with their own manifestos. Muslim League contested the elections on the basis of the point to raise the powers of the local self government के इख्तियारात की निचले सतह तक मुंतकिली की जाए। दोनों पार्टियों ने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा और मुस्लिम लीग का मंशूर ये था कि उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट दी जाए, हुकूमत खुद इख्तियारी दी जाए, ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ सूबों में। एंड मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव committed that when they will become the members of the assembly, they will work in the context of the new constitution and they serve the country and the Muslim community के मुसलमान जो हैं इस आइन के दायरा कार में काम भी करेंगे और फिर वो जो है मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सिमिलरली कांग्रेस हैव द स्लोगन्स ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, फ्रीडम एंड रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कांग्रेस ने कहा जी कि हम अवामी बहबूद के लिए काम करेंगे, लोगों की आज़ादी के लिए काम करेंगे और जो सियासी कैदी हैं उनको उनकी आज़ादी के लिए काम करेंगे। Elections were held and surprisingly Muslim League failed badly and Congress swept the election. Elections हुए out of the 11 provinces, in 7 provinces directly and in 8th province indirectly in NWFP Congress made the government and in other 3 provinces there was a coalition government. मुस्लिम लीग को बुरी तरह नाकामी हुई इन इलेक्शंस में और इलेक्शंस के नताइज में कांग्रेस को स्वीपिंग कामयाबी हासिल हुई। इन 8 प्रोविंसेस मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, सीपी, एनडब्ल्यूएफपी एंड आसाम, यहाँ पे कांग्रेस ने डायरेक्टली हुकूमत बनाई। एनडब्ल्यूएफपी में गफ्फार खां के साथ उनकी कोलिशन थी। इन पंजाब द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ सर सिकंदर हयात फॉर्म्ड मिनिस्ट्री। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसके सरबराह सर सिकंदर हयात थे, उन्होंने बनाई हुकूमत। वाइल इन सिंध यूनाइटेड पार्टी फॉर्म्ड मुस्लिम मिनिस्ट्री। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी थी, उसने मुसलमान गवर्नमेंट बनाई। एंड अ कोलिशन वाज फॉर्म्ड इन बंगाल विद मौलवी फजलुल हक ऑफ कृषिक प्रजा पार्टी एज द लीडर ऑफ द कोलिशन। बंगाल में भी मखलूत हुकूमत बनी और मौलवी फजलुल हक जो थे उनकी पार्टी थी कृषिक प्रजा पार्टी, उसके वो लीडर थे और वो मखलूत हुकूमत के सरबराह थे। मुस्लिम लीग कुड नॉट फॉर्म अ मिनिस्ट्री इवन इन अ सिंगल प्रोविंस। मुस्लिम लीग किसी एक भी सूबे में हुकूमत ना बना सकी। दीज कांग्रेस मिनिस्ट्रीज स्टार्टेड वर्किंग एंड कांग्रेस was exposed during the working of the governments. First they pressurized the Indian governors which were actually appointed by the British government and they were the Britishers, especially in the provinces where Muslims were in majority, that all the authority should be given to the चीफ मिनिस्टर्स। सबसे पहले तो उन्होंने प्रेशराइज़ किया गवर्नरों को, ख़ास तौर पे मुस्लिम अक्सरियत के सूबों में, कि आप इख्तियारात में मदाखलत नहीं करेंगे और सारे इख्तियारात जो हैं वो वज़राए आला को देंगे और अपनी स्पेशल पावर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस वाज अ ब्लैंक चेक फॉर द कांग्रेस। ये एक ब्लैंक चेक हो गया कांग्रेस के लिए और कांग्रेस जो है वो फिर खुल खेली। तो हमने ये देखते हैं आगे, वी सी दैट व्हाट कांग्रेस डिड विद मुस्लिम्स। First they announced to introduce the 3-color flag. Congress immediately ordered that hoisting of the 3-colored flags on the government buildings alongside the Union Jack. कि ब्रिटिश के यूनियन जैक के साथ तिरंगा जो 3 रंगा झंडा था कांग्रेस का वो लहराया जाए। और दिस वाज अ शॉकिंग फॉर मुस्लिम्स बिकॉज दे वर अगेंस्ट दीज 3-colored flags
सो इट बिकेम द कॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट्स, और इस पे मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान झगड़े भी हुए और फसादात भी फूटे. Then Bande Mataram anthem. This was a poem written by the Bengali novelist Bankim Chandra Chatterjee in 1892. Bankim Chandra Chatterjee ने 1892 में लिखा था, और ये नावल के अंदर एक था, इसका नावल आनंद मात के नाम से, और उसके अंदर ये पोएम थी. इसमें मुस्लिम्स को लुटेरे गासिब करार दिया गया था, दैट दे आर द फॉरनर्स, दे आर द इन्वेडर्स, के वो फॉरनर्स हैं, हमलावर हैं, and they are very cruel, and Congress declared that Bande Mataram will be the anthem in the legislative assemblies and the educational institutions and all other official occasions. तो सरकारी तकरीबात में और असम्बलियों में और तालीमी इदारों में इस तराने का पढ़ा जाना लाजमी करार दिया गया. तो दिस वाज आल्सो अ शॉकिंग स्टेप फॉर मुस्लिम्स. Hindi as a national language. Also, Congress ministries declared that Hindi will be the national language, and Hindi will be imposed as official language in the offices. Hindi was enforced as the official language in all of the provinces. तो हिंदी का नफाज कर दिया गया बज़ोर कुव्वत, और मुसलमानों का जो पुराना मुतालबा था जिस पे उनको रिजर्वेशंस थी, वो भी यहाँ पे नुकसान हुआ मुसलमानों का, कि हिंदी को कौमी ज़ुबान और दफ्तरी ज़ुबान करार दे दिया गया. विद्या मंदिर स्कीम, दैट वाज अ एजुकेशनल पॉलिसी in the provinces, and it was considered compulsory for all the students of all the sects and the religions. It was totally against the Muslim culture and civilization. ये विद्या मंदिर स्कीम हर स्टूडेंट के लिए, हर मज़हब के स्टूडेंट के लिए लाजमी करार दी गई, और ये मुसलमानों के रिवायात के ख़िलाफ़ थी. The main step was that the Muslims and all the students were compelled to fold their hands in front of the Gandhi's picture daily in the morning assembly and sign his praise with bowing down in the way of Hindu worship. कि रोज़ाना आप गांधी की मूर्ति की पूजा करें, उसकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ें, और ये हिंदू माइथोलॉजी में तो था या हिंदू तहजीब में तो था, मुसलमानों के लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं था. द सेकेंड वन वाज द वारदा एजुकेशनल स्कीम. वारदा एजुकेशनल स्कीम वाज आल्सो द गांधीज फिलोसफी. This was a high respect among the youth about the Hindu heroes and the religious leaders. इसका मकसद ये था कि नौजवानों में हिंदू हीरोज़ के और हिंदू मजहबी रहनुमाओं के बारे में इज़्ज़त व एहतराम पैदा करनी है. तो दिस वाज आल्सो a step to promote Hindu culture and destroy the Muslim culture. And then the slaughter of the cow, it was a very, very sensitive matter. Slaughter of the cow was banned, and Muslims were tortured and riots were flourished. मुसलमानों को बैन किया गया कि वो गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे. इस पे फसादात भी हुए, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, टेंशन्स भी हुई. Similarly, the prayers, especially the Juma prayers and Eidain prayers and Muslim processions were disturbed by the noises and the bells of the mandars exactly on the time of the prayers, कि मुसलमानों के जुम्मा की, ईदों की नमाज की और 5 वक्त की नमाज को डिस्टर्ब किया गया. स्पेशली मंदिरों की घंटियाँ बजा दी जाती थी नमाज के टाइम के ऊपर. Above mentioned steps totally were all against the Muslims, and in the result Hindu-Muslim rights were outbroken, but the governments were partialized, and no any serious step was taken against the Hindus, Hindu governments and the Congress, and all responsibility was लाइड ऑन द मुस्लिम्स. इन सारे स्टेप्स ने वन साइडेड स्टेप्स थे. मुसलमानों के ऊपर पाबंदियाँ और उनके ख़िलाफ़ तो फसादात फूट पड़े, लेकिन इन फसादात में भी गवर्नमेंट का जो रवैया था वो बड़ा जानिबदाराना था, एक तरफ़ा था, और गवर्नमेंट्स जो हैं वो मुसलमानों को कसूरवार ठहराती थी, जबकि हिंदुओं को बिल्कुल बेकसूर ठहराती थी. मीनवाइल अ ग्रेट स्टेप वाज टेकन by Congress, great in the sense of the Muslims, not in the sense of the Congress. स्टेप एक लिया कांग्रेस ने, ये ग्रेट मुसलमानों के लिए था, कांग्रेस के लिए नहीं था. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939. The Congress tried to pressurize the British government, and they demanded
to give more powers and even the independence. तो कांग्रेस ने ये कहा कि आप हमें पावर्स भी दें और हमें आज़ादी भी दें, वरना हम जंग में आपका साथ नहीं देंगे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड्स एंड द कांग्रेस threatened to resign from the governments, and ultimately they resigned in 1939, November 1939. तो नवंबर 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था. And this was a lucky step for the Muslims, and Quaid-e-Azam announced the celebration of the Day of Deliverance on December 22, 1939. तो कायदे आज़म ने 22 दिसंबर 1939 जो था इसको डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे मनाने का ऐलान किया. यौम निजात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 22 नवंबर 1939. और यूँ कांग्रेसी मिनिस्ट्रीज से मुसलमानों की जान छूटी.